हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं अंशाम। हिस्ट्री की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और यूपीएससी या आरपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षाएं आपको उत्तर लेखन को अपनाने में काफ़ी मदद करेगी, उत्तर लेखन को समझने में मदद करेगी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ मैटर की बहुत समस्या है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल उपलब्ध हो सके। तो ये जो प्रश्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इनके नोट्स भी जो है मैं साथ के साथ अवेलेबल करवा रहा हूँ और ये नोट्स आपको मिलेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर। तो हमारी आर एस जंक्शन की वेबसाइट भी है एक, जहाँ पर मैं इन क्लासेस के नोट्स को भी देता हूँ। तो आप प्रश्न को देखें, अपना उत्तर लिखें, उसके बाद वीडियो देख करके उसका उत्तर समझें और फिर जो है उसके उत्तर को नोट डाउन अपने साथ कर लें, ताकि परीक्षा में यदि इनसे जुड़े कोई प्रश्न पूछे जाए तो आप उत्तर दे सकें। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। पिछली दो कक्षाओं में हमने दो प्रश्नों पर चर्चा की। जीएस पेपर 1 2014, मतलब जो आईएएस का जो जीएस का पेपर रहा है 2014 का, उस पर हमने चर्चा यहाँ पर की थी। तो आज हम एक और प्रश्न ले रहे हैं और ये प्रश्न जुड़ा हुआ है गांधार मूर्तिकला से। तो आरपीएससी में भी जो है कला, संस्कृति, साहित्य, इन सबको सम्मिलित किया गया है और इसी क्रम में गांधार मूर्तिकला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारतवर्ष में मूर्तिकला के जो सबसे शुरुआती प्रमाण मिलते हैं वे गांधार मूर्तिकला के रूप में ही हमको देखने को मिलते हैं। मौर्य काल की समाप्ति के बाद जो मौर्योत्तर काल है, खास करके 50 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईस्वी तक का जो काल है, उसके दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जहां गांधार, आप सभी ने सुना होगा, महाभारत का एक पात्र है गांधारी, ठीक है, तो वे गांधार प्रदेश की निवासी थी। तो जो हिंदू कुश पर्वत से नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, स्वात घाटी, पेशावर जो पाकिस्तान में है, बमियान हो गया, वो कुछ स्थान है जहाँ पर ये क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में इस गांधार मूर्तिकला का विकास हुआ था। तो प्रश्न इससे जुड़ा क्या पूछा गया है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि गांधार मूर्तिकला रोम निवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितने की वह यूनानियों की थी। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछ लिया कि गांधार मूर्तिकला रोम निवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी वो यूनानियों की थी। आप मुझे बताइए, जब भी सामान्यतः आप किसी भी शिक्षक ने आपको कभी ये टॉपिक पढ़ाया होगा, तो क्या आपको किसी ने रोम या यूनान की जो कला है उसके बारे में वर्णन किया? उम्मीद करता हूँ कुछ शिक्षकों ने किया होगा, बहुत कम लेकिन ऐसे लोग होते हैं। तो हमें अक्सर केवल ये पढ़ाया जाता है कि गांधार मूर्तिकला कहाँ विकसित हुई, इसके मूल जो लक्षण है वो क्या क्या है, लेकिन कभी भी उनको अलग अलग नहीं किया जाता कि रोम और ग्रीक दोनों जो है उनसे किस तरह से अलग अलग प्रकार के लक्षणों को लिया गया, अलग अलग प्रकार की विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया है। तो प्रश्न यही पूछना चाहता है कि गांधार मूर्तिकला रोम निवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी की वो यूनानियों की थी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिस शैली में यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई, ठीक है, उनमें रोमन जो शैली है उसका भी प्रभाव है और यूनानी शैली है उसका भी प्रभाव है। हम में से ज्यादातर लोग ग्रीको रोमन को एक ही मानते हैं, ठीक है। देखिए, एक कहा जाता है क्योंकि इसके अगर हम इतिहास पे जाएं तो ग्रीक जो क्षेत्र है, जो वर्तमान इटली वाला क्षेत्र है, वहां पर किसी समय ग्रीक या यूनान हुआ करता था। यूनान स्वतंत्र गणतंत्र जो कबीले थे या फिर बड़े राज्य हम उनको कह सकते हैं, उनका एक समूह था, ठीक है। आप सभी ने स्पार्टा की लड़ाई सुनी होगी, तो स्पार्टा और एथेंस ये सभी जो है इसी क्षेत्र के भाग थे। बाद में जो है इनको रोमन साम्राज्य ने एक्वायर कर लिया था और ये रोमन साम्राज्य के अधीन हो गए थे ये सारे के सारे क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर फिर जो है रोमन पद्धति का विकास धीरे धीरे हुआ, ठीक है। तो जो देवता यूनान में मिलते थे वही बाद में रोमन पद्धति में भी ले लिए गए, क्योंकि यूनान की कला काफी अधिक उत्कृष्ट थी रोमन निवासियों से, और जब उन्होंने उस क्षेत्र में आकर रहना शुरू किया तो उन्होंने उन सभी को अपना भी लिया। तो जब कभी हम रोमन कला की बात करते हैं तो उस पर हमें यूनानी कला का प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रीक या यूनान की कला पहले आई और रोमन जो है वो बाद में आई। तो
इसको समझने से पहले, इस प्रश्न में केवल आपको स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपको उदाहरण देने हैं कि सर देखो रोम से तो ये चीजें आई थी, लेकिन इसके अलावा यूनान से ये चीजें ली गई थी। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब गांधार मूर्तिकला जो है ये एक मिश्रित मूर्तिकला मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है, इसके अंदर जो विषय के रूप में केंद्र में है वो है बुद्ध। ठीक है, बुद्ध और बोधिसत्व, क्योंकि उस कालखंड में बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था। बौद्ध धर्म अभी 300-400 वर्ष पुराना हुआ था और इसका प्रचार प्रसार काफी हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर बनी हुई अधिकतर मूर्तियां बुद्ध और बोधिसत्व की है। बुद्ध स्वयं हमारे जो भगवान बुद्ध हैं वो है, और बोधिसत्व वो एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। तो बोधिसत्व की अवधारणा महायान धर्म में हम पढ़ते हैं। हीनयान और महायान जो दो पंथ बुद्ध धर्म में बनते हैं, दो जो मार्ग बनते हैं, उनमें से महायान जो है बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करता है और बोधिसत्व की प्राप्ति के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो उन दोनों की ही मूर्तियां इसमें बनी है। तो विषय वस्तु तो इंडियन है, लेकिन जो कला के दृष्टिकोण से अगर हम देखें या कला के जो अलग अलग पहलू हैं उनकी दृष्टि से देखें, तो बनाने वाले ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं वो सारे के सारे ग्रीक और यूनान के हैं। तो ग्रीक और रोमन प्रभाव मिलता है, और मिलेगा भी सही, क्योंकि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो एक एक्सचेंज वाला क्षेत्र है। वहाँ पर अलग अलग सभ्यताओं का मिलन होता है। ठीक है, अलग अलग लोग आते थे, और इसी वजह से उस क्षेत्र में, क्योंकि इस समय आक्रमणकारी बहुत आ रहे थे, तो हमारे यहाँ पर आपको सबको पता है सबसे पहले जो आए वो ग्रीको रोमन ही थे। ठीक है, आक्रमणकारी जो सबसे पहले आए वो हिंद यूनानी जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने आक्रमण किया। तो वो अपने साथ साथ अपनी कला को भी लेकर आए और उस कला के जो कलाकार थे उनको भी लेकर आए। तो चलिए, इसे पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रीक और रोमन की कलाओं में क्या अंतर था। देखिए, ग्रीक और रोमन संस्कृतियों के बीच एक बड़ा अंतर कला के प्रति उनके दृष्टिकोण का है। उनकी अप्रोच क्या है कला की तरफ। ठीक है, तो विषय वस्तु की भी अप्रोच, बनाते समय जब मूर्ति बना रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं तो उनका एक दिमाग में थिंकिंग क्या चल रही है। ग्रीक जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा दार्शनिक और आदर्शवादी थे। सबसे बड़े जो हमें लेखक या सबसे बड़े जो कलाकार जितने भी मिलते हैं शुरुआती काल के क्लासिकल आर्ट के, तो वो सब हमें ग्रीक से मिलते हैं। ग्रीक और रोमन दोनों की ही जो कला है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल आर्ट। क्या बोलते हैं? क्लासिकल आर्ट। तो क्लासिकल आर्ट शब्द का प्रयोग इन दोनों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो ग्रीक है, यूनानी जो है वो दार्शनिक है और आदर्शवादी है। मतलब अगर ये मूर्ति भी बना रहे हैं तो मूर्ति के अंदर किसी आम व्यक्ति को न बना करके जो मूर्ति बनाई जा रही है वो एक ऐसे व्यक्तित्व की बनाई जा रही है जो एक आदर्श है, जो एक देवता की तरह है। तो देवताओं की मूर्तियां जो है उनका अंकन इन्होंने किया है। अब जब आप देवता की मूर्ति बनाओगे तो उसको सुडोल बनाओगे। ठीक है, मनुष्य आज, अब जैसे मैं हूं तो मेरी कोई मूर्ति बनाएगा तो वो सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन कोई हृष्ट पुष्ट कोई मॉडल है एक। ठीक है, मॉडल क्या होते हैं? एक आदर्श तो है, तो मॉडल का जो शरीर है अगर उसकी आप मूर्ति बनाएंगे तो वो ज्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है, तो इन्होंने जो भी मूर्तियां बनाई या जो भी कला का उपयोग किया वो दार्शनिक और आदर्शवादी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ में इन्होंने अपनी मूर्तियां बनाई। जबकि जो रोमन थे, रोमन चूंकि रोम में, क्योंकि देखिए ग्रीक क्षेत्र में कोई राजतंत्र नहीं है, वहां पर लोग आपस में मिलकर के रहते हैं। ठीक है, वहां पर एक तरह से प्रजातंत्र या लोकतंत्र की अवधारणा है, सभी मिलकर के चुनाव भी करते हैं, वहां पर उनकी सभाएं होती है, सारा सब कुछ होता है। तो वहां पर किसी व्यक्ति विशेष की मूर्तियां बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे देवताओं को आदर्श माना करते थे और देवताओं की मूर्तियां वहां पर बनती थी, जैसे कि ज्यूस हो गया, हर्क्युलस हो गया। ठीक है, उन सभी की मूर्तियां वे लोग बनाते थे। जबकि रोमन जो है, रोमन यथार्थवादी या रियलिज्म में थे। ठीक है, अर्थात वे, चूंकि रोमन जो कलाकार हैं उनको संरक्षण दिया गया था रोमन साम्राज्य के राजाओं द्वारा, और राजा चाहते थे कि उन्हीं की मूर्तियों को एक देवत्व का अवतार दिया जाए। तो वे जो है रोमन अधिक यथार्थवादी थे। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने जो मूर्तियां बनाई उसमें वो प्रयास करते थे कि एक जीता जागता जो इंसान है उसी को देवता का रूप हम दे दें। तो अपने राजाओं को ही जो है देवत्व का आरोपण करने का प्रयास करते थे। लेकिन उस दौरान चूंकि मनुष्य को एक उसी अवधारणा में बनाना है जैसा वो उस समय दिखता था, तो उसके लिए उनकी मूर्तियों में इतना ज्यादा आदर्शवाद झलकता नहीं था। ठीक है, अभी आदर्शवाद कैसे झलकता था वो मैं बताऊंगा अभी।
यद्यपि रोमनों ने मानव शरीर रचना के विवरण के संबंध में ग्रीक कलात्मकता के हर पहलू की नकल की, लेकिन फिर भी उन्होंने रियलिज्म की जो है और अपना झुकाव बढ़ा दिया। तो उनकी मूर्तियों में आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ यार ये संभव है, लेकिन जब आप ग्रीक मूर्तियों को देखेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा आदर्शवाद, इतना सुडौल शरीर, एक एक जो है ना उनके बॉडी के जो पार्ट्स हैं तो उनमें कर्व्स दिख रहे हैं पूरे, हाथों में देखो, गर्दन पर, चेहरे पर, बालों को इस तरह से घुंघराले करके बनाया गया है, ये सारा ये सब चीजें उनमें दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन जब आप रोमन में देखते हो तो उनको कवच पहनाए गए हैं, ठीक है, उनके सिर पर मुकुट है, ये सारी चीजें। अब जैसे ग्रीक में क्या है कि आभा मंडल बना दिया पीछे की तरफ भगवान के, उसकी तलवार भी अगर बना रहे हैं तो वो ऐसी बना रहे हैं जिसमें कोई बिजली हाथ में है, जैसे ज्यूस के हाथ में बिजली की तलवार दिखाई गई है। लेकिन अगर रोमन में बना रहे हैं तो वो एक्चुअल तलवार होगी, तो वो रियलिज्म की तरफ बढ़ेगा। ये एक अंतर इसमें देखने को मिलता है। रोम में कलात्मकता आमतौर पर रोमन सम्राटों की महिमा के लिए थी, इसीलिए रोमन कलाकारों ने मानव रूपों का सही प्रतिनिधित्व करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भले ही रियलिज्म की तरफ गए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा उसको पुट देने की कोशिश की, भाई ये थोड़ा भगवान की तरह दिखे, तो मनुष्य को भगवान की तरफ दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। एक और अंतर क्या है, यूनानियों ने मूर्तियों के निर्माण में कांस्य का इस्तेमाल किया और चूने का प्लास्टर की मूर्तियां उन्होंने बनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर रोमन मुख्य रूप से कांस्य के उपयोग में यूनानियों से प्रभावित थे, लेकिन कांस्य के साथ साथ उन्होंने सीधे पत्थर के रूप में संगमरमर और पोर्फिरी जो है उसका भी इस्तेमाल किया। तो इन्होंने तो सीधा पत्थर का प्रयोग किया और इन्होंने कांस्य और जो है चूना प्लास्टर जो आता है, ठीक है, स्टुको प्लास्टर होता है, उसको जो है इन्होंने प्रयोग यहां पर किया था। तो ये एक अंतर इनकी दोनों के उपयोग में देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं हमारी गांधार कला पर। देखो, गांधार कला में विषय वस्तु भारतीय है, लेकिन जो कलाकारी जो पूरी है वो ग्रीको रोमन है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर आप बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीको बौद्ध कला की जो शुरुआत है उसमें अत्यंत सूक्ष्म और यथार्थवादी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। इसका मतलब क्या है कि शुरुआती मूर्तियों को बिल्कुल आदर्शवाद नहीं दिया गया, एक सामान्य मनुष्य की तरह, जैसे कि बुद्ध की जो शुरुआती मूर्तियां हैं उनमें आप देखेंगे खड़ी हुई जो मूर्तियां हैं, खड़ी मूर्तियों में एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्हें बनाया गया है। उनमें आप पूरे लक्षण देख सकते हैं ग्रीक के शैली के, जिसमें उनके झीने वस्त्र बनाए गए हैं, ठीक है, और उनके शरीर पर कोई ज्यादा आभा मंडल या उनको बहुत अधिक बलवान की तरह नहीं दिखाया गया है शुरुआती मूर्तियों में। तो शुरुआती में यथार्थवादी या फिर रोमन जो है प्रभाव देखने को हमको मिलता है। जैसे जैसे कला आगे बढ़ी तो कला ने परिष्कृत यथार्थवाद को खो दिया और धीरे धीरे प्रतीकात्मक और सजावटी बन गया। मतलब अब धीरे धीरे उन्होंने उनको गहने पहनाना, ठीक है, और इस तरह से दर्शाना शुरू कर दिया। अगर आप बोधिसत्व की बात करेंगे तो बोधिसत्व को अर्धनग्न दिखाया गया है, जैसा कि ग्रीक में ज्यादातर जो मूर्तियां हैं उन पर कपड़े नहीं है, ठीक है, या कपड़े होंगे भी तो एक छोटा सा रुमाल या कोई तौलिया या फिर एक छोटा सा कपड़ा जो है लपेटा गया है शरीर पर, न तो महिलाओं पर है न पुरुषों पर है। तो यहाँ पर भी बोधिसत्व जो है उसको अर्धनग्न दिखाया गया है, ऊपर का बदन जो है वो पूरा खुला है और भारतीय राजकुमार जो है उनके रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया। देखो, वैसे ही जैसे पहले ग्रीक में तो देवताओं के रूप में पूजा हो रही थी, देवताओं के रूप में उनको बनाया जा रहा था, फिर रोमन आए तो रोमन में जो राजा महाराजा थे उनके हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, पहले शुरुआत में तो जो है देवता का रूप भी दिया गया, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जो गहनों वाले भारतीय राजकुमार की तरह चित्रित करना शुरू कर दिया। मतलब उस समय के जो हमारे राजा होते थे जो बहुत से गहने अपने शरीर पर पहनते थे और कमर से नीचे ही कमरबंद और बाकी वस्त्र वो पहनते थे, ऊपर का हिस्सा उनका ओपन रहता है, जैसा कि महाभारत और इन सब में आपने देखा होगा, ठीक है। और इन्हें बुद्ध को ग्रीक राजाओं के रूप में हल्का चोगा पहने हुए दिखाया गया। हल्का चोगा देखते ना, वो यहाँ से बंधा होता है और वो पूरे कपड़े नीचे तक जो है एक ही कपड़े में वो लपेटा होता है और उसमें बहुत सी सिलवटें होती है, इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया। इस शैली के शिल्पियों द्वारा वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप देने का भी प्रयास किया गया। जैसे कि बुद्ध की जो मूर्ति है उसको यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। इसी तरह कुछ मूर्तियां ऐसी भी है जहां पर जो है बुद्ध को ज्यूस की शरण में दिखाया गया है, ठीक है, कई जगह पर रक्षक के रूप में ज्यूस को बुद्ध के दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें
तो जो आपने ग्रीक और रोमन में देखा, तो मैंने आपको पहले ही उनमें अंतर बता दिए हैं, ठीक है। अब जैसे आभा मंडल अगर हमारे बुद्ध की मूर्ति के पीछे, तो वो कहाँ से लिया गया? वो ग्रीक से लिया गया। जो भी रियलिज्म वाली बातें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ली गई है हमारे रोमन साम्राज्य से, और जो आइडियलिस्टिक है, जो आदर्शवादी है, वो सब ली गई है ग्रीक से। इनकी जो मटेरियल है, आप देखते हैं हमारे यहाँ पर प्लास्टर वाली भी मूर्तियां मिलती है, पत्थर पे बनी हुई मूर्तियां भी मिलती है, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारे यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। सजावट के लिए ग्रीक कला की तरह ही प्लास्टर का प्रयोग भी किया गया है, और सिर के बाल पीछे की ओर मोड़कर जूड़ा बनाना जिससे मूर्ति भव्य लगे, ये सारे काम भी ग्रीक से ही लिए गए। जबकि मानव रूप में जब कभी बुद्ध की प्रस्तुति हुई है, वह रोमन परंपरा से प्रेरित है। उसमें उसे सामान्य एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है। सबसे अधिक दिखाई देने वाला रोमन प्रभाव है बुद्ध के वस्त्र, विशेष रूप से अंतर्वस्त्र जो रोमन पोशाक के समान है। तो वस्त्रों में भी हम देखते हैं कि क्योंकि ग्रीक में तो वस्त्र बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जब कभी बुद्ध की आप देखेंगे बुद्ध को वस्त्रों में, तो वो एक आप देखा होगा छोटी सी स्कर्ट जैसा रोम के जो है सिपाही पहना करते थे, राजा पहना करते थे। जब भी आप कभी रोमन कोई मूवी देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कवच होता है। तो इस तरह की कुछ मूर्तियां हैं बैठी हुई, जिसमें बुद्ध के साथ अन्य कैरेक्टर्स भी हैं, और उसमें बुद्ध जो है एक रोमन सिपाही की तरह उनको रोमन पोशाक जो है पहनाने का प्रयास किया गया है। और जो रोमन है, रोमन मूर्तियों में चूंकि जिस तरह से पत्थर का प्रयोग किया, उसी तरह यहाँ पर भी सफेद और काले रंग के पत्थर का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते केवल कि भाई रोमन शैली ही जो है उसी की विशेषताएं ली गई है या केवल ग्रीक की ली गई है। चूंकि ग्रीक शैली की विशेषताएं बाद में रोमन शैली में भी आ जाती है, तो डेफिनेटली ग्रीक और रोमन दोनों शैलियों का प्रभाव जो है हमारी गांधार कला शैली पर पड़ता है। हालांकि गांधार कला शैली को सबसे उत्कृष्ट शैली हमारे यहाँ नहीं कहा जाता, क्योंकि बाद में जब मथुरा और अमरावती शैलियाँ विकसित होती है, तो उनमें कला के और अधिक निखार को देखने को हमको मिलता है, और अधिक रूप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यह एक छोटा सा आंसर जो आप दे सकते हैं। कोई बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस आपको टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ते टाइम अगली बार जब भी पढ़े तो इस तरह से मत पढ़ना कि ऊपर ऊपर का रट लिया प्रीलिम्स के लिए। मेंस इंपॉर्टेंट है, प्री पास करके भी कुछ नहीं होना, ठीक है। तो प्री अगर पास करें तो फिर उसके बाद मेन भी पास करें, ये लक्ष्य लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आपका सबसे बड़ा काम, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री पर मेरा कोर्स चल रहा है आपके RS जंक्शन ऐप पर। तो RS जंक्शन एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें, वहाँ मैं करंट अफेयर्स की भी बुक्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ये कोर्स आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी का कोर्स भी वहाँ पर है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।